नाज़रीन आदाब, अली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर हैं। हसन इफ्तिख़ार लाहौर में आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो दफ़्तर पहुँचने से आज कासिर रहे, उसकी मुतादिद बावजूद वो नहीं आ सके हैं और हसन इस वक़्त लेकिन हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे साथ ना सिर्फ़ वो फ़िज़िकली मौजूद नहीं है लेकिन वर्चुअली मौजूद हैं। वक़ास हबीब राना हमारे साथ फ़िज़िकली भी मौजूद हैं और रूहानी तौर पर भी मौजूद हैं। तो हम जो है वो आज शो करना जा रहे हैं, 3-4 बड़े टॉपिक्स हैं, सेटिंग कमेटी में आपका स्वागत है। बड़ा जो 3 टॉपिक्स हैं, ज़ाहिर है ईरान में मुसलसल जंग चल रही है, वो तो हमारा जो है वो एक कह लें कि परमानेंट फीचर है अब तो शो का, तो वो उसके ऊपर हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। साथ ऑयल प्राइसेज़ हैं यानी कि दुनिया के अंदर हैं, एक तो वो हैं ही, साथ-साथ जो पाकिस्तान के अंदर प्राइसेज़ हैं, जिनका दुनिया की प्राइसेज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ़ इस चीज़ से है कि हुकूमत को आज कितने पैसों की ज़रूरत है, उस हिसाब से चेंज कर देते हैं और पहले 15 दिन बाद करते थे, अब तो हफ्ते-हफ्ते बाद जो है ना वो हमारे ऊपर ताज़ियाना बरसाया जा रहा है। फाइनली सुनो टीवी के जो हैं वो इश्तिहार बंद करने की धमकी दी गई है। जबकि सुनो टीवी के जो मालिक हैं वो एमपीए हैं मुस्लिम लीग नून के और ये जो धमकी है वो आई है मुस्लिम लीग नून के ही एक और सीनियर लीडर अताउल्लाह तारड़ साहब की जानिब से जो कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं इस वक़्त। सो वकास आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ईरान के अंदर जो जंग है परसों रात को हमने देखा कि एक प्रपोज़ल जो कि बहुत अरसे से हम सुन रहे थे प्रपोज़ल आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है और फिर इवेंचुअली वो प्रपोज़ल आ भी गया। उस प्रपोज़ल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, हमें ये पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को वो बड़ा हुँ, नापसंदीदगी का इज़हार किया उन्होंने। रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा रिजेक्टेड। रिजेक्ट करते हैं और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे मैंने करीब से भी देखा है, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। 2-3 लोगों को पढ़वाया है मैंने, फिर भी पसंद फिर नहीं भी पसंद नहीं आया। आया। तो अब उन्हें पता नहीं समझ भी आया कि नहीं आया, ये एक ईरानियंस मज़ाक उड़ा अलग रहे हैं। सवाल है, वो मज़ाक उड़ा रहे हैं उनका। ये बताएँ कि आप आपके पास अंदर की खबर है तो आप बताएँ क्या था उस प्रपोज़ल में? नहीं, नहीं, देखो अली, यू रिमेंबर कि आई हैव बीन सेइंग दिस कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये वो जंग टेबल पे जीतने की कोशिश कर रहा है जो वो ग्राउंड पे हार चुका हुआ है। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि नजम सेठी साहब ने भी यही लाइन बोली अपने शो में हुँ, कि डोनाल्ड ट्रम्प वो जंग टेबल पे जीतने की कोशिश कर रहा है जो कि वो ग्राउंड पे हार रियलिटी में चुका है। हार चुका हुआ है। सो और उसकी वजह से फ्रिक्शन आ रही है ऑब्वियसली। मतलब एक कंसेप्चुअल चीज है कि आप कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी आवाम को पोर्ट्रे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो कि जी मैं इनकी ऐसी की तैसी, मैं इनसे ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। वो ईरानियंस जब देखते हैं वो कहते हैं यार मतलब हमें क्या मसला है, हम चिल बैठे हुए हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, अब हम यहाँ पर मतलब हार जाएं, क्या हुँ, कंसीड कर दें, क्यों कर दें हम कंसीड भाई। तो वो जब अपना काउंटर प्रपोजल या आर्गुमेंट सामने रखते हैं और वो उसमें वो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है कि आप इस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे, आप इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे, फिर हम महीने बाद बैठेंगे, फिर हम ये देखेंगे, फिर हम वो देखेंगे। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प को उसमें से जीत नहीं नजर आ रही और ईरानियंस वो जीत उसको दे नहीं रहे। अब ये आई डोंट नो कि इसका हल क्या है। यानी पाकिस्तान हुँ, ईरानियंस को कहे कि यार कोई नहीं, जान दो यार, पागल ही है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, तो उन्हें दे दो कुछ, जस्ट गिव देम समथिंग टू हैंग ऑन टू। अब वो ईरानियंस नहीं कर रहे बिकॉज वो आपको पता है कि वहां के हालात आईआरजीसी और वहां, और वो क्यों करें, मतलब आप अगर असल बात तो ये है प्रैक्टिकली कि वो वो क्यों क्यों करें? करें। हुँ, वो जीते हुए हैं एक जंग, मतलब वो हारे नहीं है जिसकी वजह से वो जीते हुए हैं। सो उसमें जो रीजनल प्लेयर्स हैं, मैंने ये बयान किया था कि रशिया ने अब उसमें जंप इन किया था, स्पेशली जो न्यूक्लियर इशू था उस पे डोनाल्ड ट्रम्प को ये गारंटी दी थी कि आप अगर ये सोचते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होगी तो ऐसा नहीं है, गुफ्तगू होगी। नहीं, नहीं उसने तो और बहुत आगे जाके हाँ कल जो स्टेटमेंट दिए पुतिन ने हाँ, वो तो बहुत आगे गया। तो वो ये पहले ही इस चीज का मैंने इंडिकेशन दी थी। बाकी अली वो जो है ना उसमें क्या है, आई मीन मैं आई नेवर ट्राई टू गो इनटू दैट। आई नो देयर आर पीपल जो कि वो करते हैं, बट वो एजेंडा सेटिंग है। ईरानियंस जो बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। हुँ, आप उनकी बात सुनो तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिर उन्होंने कोई बात ही नहीं दी है। अमेरिकन को आप सुनो कि वो उनके जो सोर्सेज हैं, जो उनके माउथ पीस हैं, उनकी बात सुनो तो वो ऐसा लगता है कि ईरानियंस ने सारा कुछ ही सरेंडर कर दिया। देयर वाज अ पॉइंट व्हेन वी फेल्ट कि ईरानियंस तो फिर सारा कुछ देने को तैयार हो गए, बट हुँ, ऐसा है नहीं है। जो बातचीत एक्चुअली हो रही है या जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, अगर वो मामला ना हो और ऐसा हो जैसा कि अमेरिकन मीडिया कह रहा है या ऐसा हो जिस तरह के ईरानियन मीडिया कह रहा है, फिर तो ये बातचीत हो ही नहीं सकता, ये बातचीत हो हुँ, चल ही नहीं सकती आगे। तो ऐसा नहीं है।
ये कुछ ना कुछ कंसीड करते हैं, दोनों साइड्स करती हैं, एक दूसरे के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना हुआ है, तभी तो ये एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग हो रही है। मीडिया में जो ब्रावाडो वो चल रहा है, वो ईरानियंस भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अमेरिकन भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली बातचीत है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, उसमें स्लोली स्टेडीली शेयर हो रहे हैं। जो ड्राफ्ट हैं, जो बातचीत है, उसमें जो वर्केबल एक मॉडल है वो बनाया जा रहा है। और मुझे इसमें उम्मीद ये है कि इवेंचुअली मे बी इन अ वीक्स टाइम इस पे कुछ ना कुछ मामला आगे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। ठीक। फिलहाल जो ये जो सिचुएशन है, इसको आप ज्यादा प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते, क्योंकि CIA की जो रिपोर्ट आई है और फिर वो लीक की गई है कि ईरानियंस कैन सर्वाइव फॉर 3-4 मंथ्स, यानी जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से, ऑयल एक्सपोर्ट्स की वजह से दे कैन सर्वाइव फॉर 3-4 मंथ्स। उसके बाद ब्लॉकेड का मामला खत्म हो गया। अब क्यों, किसने की है लीक, आप मुझे बताएं। CIA की रिपोर्ट ऐसी लीक हो जाती है? तो वो लीक की गई है बिकॉज अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे डोंट वांट टू प्रोलॉन्ग दिस वॉर, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस। और ट्रम्प यानी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आल्सो वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस, बट ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस ऑन अ हाई, ऑन अ विन। तो वो अब एक इशू है। अब उसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, कोई आपको इसका लॉजिकल आंसर नहीं दे सकता कि जी ये मामला चल रहा है या यहाँ फंसा हुआ है। वो ईगोस में फंसा हुआ है, उसको एक जीत चाहिए, वो कोई उसको देगा तो मामला आगे फिर रिजॉल्व होगा। हसन, बताएं फिर आप जंग रुकवाने के लिए क्या आपने क्या कोशिशें कर रहे हैं? आप ऑफिस नहीं आए आज आप? बस देख लेना, इसलिए मैं डिले भी हो गया। मैंने अपनी सारी जो लॉजिस्टिकल पावर्स हैं वो जंग रुकवाने के अंदर इस्तेमाल कर दी, तो वापस दफ्तर आने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना उस वक्त, तो डिले हो गई गाड़ी आते आते। अच्छा, राणा साहब ने जो बात की है ना पेट्रोल रशिया हो वाली गया, के साथ, मुझे हाँ लग रहा है ये पेट्रोल बहाना फिर ही है। महंगा हो गया ना, वो हमने अगली खबर में डिस्कस करना है ना अभी अली, उसको मैंने इसलिए रोक के रखा है, वो वाला गुस्सा वो अगली खबर में ठीक निकालेंगे। है। अच्छा, अब जो राणा साहब ने बात की है रशिया वाली, उसके अंदर एक और भी है, याद है हमने एक तो जब ये प्रोग्राम मतलब ऑब्वियसली सर तुमने कहा अब तो हमारा ये परमानेंट टॉपिक है ना, तो इसमें हमने डिस्कशन करते हुए एक दफा चाइनीज जो सदर ट्रम्प का विजिट है उसको भी डिस्कस किया था कि ट्रम्प जो है वो चाइना जाने से पहले पहले इस मसले को सॉल्व करना चाहता होगा। मसला ये है वो जा रहा है ट्रम्प 2 दिन में 3 दिन में चाइना, वहां पे वो वीक फुटिंग पे जाएगा, वहां जाके वो चाइनीज प्रेसिडेंट से कहेगा कि आप मुझे जरा थोड़ा सा कुछ यहाँ से निकाल के दें, कुछ मेरा रास्ता निकलवाएं, कुछ प्यार मोहब्बत कराएं। अब वहां पे इशू है ना, देखें जो राणा साहब कह रहे हैं कि वो स्ट्रांग नजर आना चाहता है और उसकी जो मेन पर्पज है वो यही है कि वो एक स्ट्रांग मैन है और वो बस नजर ना आए कि कहीं उसको शिकस्त हुई है। लेकिन इस सारे के अंदर कहीं ना कहीं उसको कंसीड तो करना पड़ेगा निकलने के लिए, तो अब वो ईरानियंस के सामने डायरेक्ट नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि चाइनीज के सामने जाके कंसीड कर दे और उन्हें कहे कि देखें जी आप इनकी मदद करें, क्योंकि ये बात तो क्लियर है ना कि जो चाइनीज हैं वो लॉजिस्टिकली ईरान को सपोर्ट करते रहे हैं सारे दौरान, चाहे वो उनके मिसाइल प्रोग्राम के अंदर उनकी मदद करनी थी या उनको मिसाइल देने थे, कोऑर्डिनेट्स देने थे, अमेरिकन बेसिस के जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर थी उनके ऊपर जो अटैक्स हैं वो कहाँ से हो रहे थे। तो चाइना का एक बड़ा रोल है। अब वो अमेरिका जब जाएगा वहां पर, वहां जाके मिन्नत तरला करेगा कि मुझे यहाँ से निकाल कर दें, क्योंकि आखिरकार जो ईरानियन ऑयल है, जो सैंक्शनड ईरानियन ऑयल है, उसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो कौन है? वो चाइना है। तो अगर वो जो ये दोबारा बंद हो जाएगा हॉर्मोज और फिर वहां से मुसीबत हो जाएगी, तो सबसे बड़ा इशू भी चाइना का होता है। तो स्टेक सबके हैं, हमारे स्टेक जो है ना वो सबसे ज्यादा है, इन द सेंस कि हमने अपना सारा कुछ इस वक्त, मैं तो बता रहा हूँ कि हमने अपनी डोमेस्टिक गवर्नेंस, डोमेस्टिक सारा कुछ जो है वो एक साइड पे रख दिया हुआ है ना। 2 महीने से हमारी जो टॉप मशीनरी है, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, हमारे वजीर आज़म साहब ने जैसे कल बताया है कि उनको वैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, वो इतना ज्यादा लूप में नहीं है। उन्होंने कहा ना, मुझे बताया गया अभी कि आसिम मुनीर साहब की तरफ से कि ये आ गया है प्रपोजल और ये, तो मेरा ख्याल है वहां ये मसला सॉल्व होता कि वो अपने कामों पे भी ध्यान, धंधे पे ध्यान दें। यहाँ पे मामला काफी ज्यादा खराब हुए पड़े हैं, गवर्नेंस का हाल तो आपको पता ही है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने सूबों, अपने जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहां के लोगों को, बेचारों को रिलीफ को दे नहीं पा रही। मामला काफी खराब है। सही। अच्छा, ये जो बार बार चाइना का जिक्र आ रहा है, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ईरान के एक वो हैं सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेसिडेंट शी के 4 प्रपोजल्स पर मबनी जो एक उन्होंने प्लान दिया है, उसके ऊपर जो है वो हम मुकम्मल तौर पर राजी हैं। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? वो एक तो ज़ाहिर है उनका एक है पीसफुल को एक्सिस्टेंस, यानी कि एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रीजन के अंदर जिसमें ईरान जो है वो उसका हिस्सा हो, बजाय इसके कि वो 2 मुतहारिब ग्रुप्स बने हुए हों। दूसरी उनकी है जी रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, के किसी कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क की
सॉवरेंटी पर, मतलब उसके ऊपर उसकी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर हमला ना करे। ये डबल एज्ड है। इसमें ईरान को भी वो किसी चीज में बांध रहे हैं कि भाई आपकी जो प्रॉक्सी वॉरफेयर है उसको आप बंद करें, बहरीन के अंदर क्या हो रहा है या सीरिया के अंदर क्या हो रहा है। और इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ईरान, इसमें दूसरे प्लेयर्स भी हर काम करते हैं, यूएई भी करता है यही काम सारी दुनिया के अंदर। तो ये मतलब सारे रीजन के अंदर, सारी दुनिया वाला भी हिसाब नहीं हुआ, वो अमेरिका करता है। तो वो एक तो दूसरी चीज उनकी। तीसरी बात उन्होंने की है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। ये भी ईरान को भी बांधता है, यानी इसमें इंटरनेशनल लॉ के अंदर दो चीजें आती है ना। एक तो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई एक हिसाब किताब आप रखें, उसको बीच में लेकर आए। कोई आप माजी में जब अफगानिस्तान पर हमला किया था या इराक पर हमला किया था, तो क्योंकि अमेरिका बहुत श्योर था कि इन दोनों, कम से कम अफगानिस्तान के केस में देवर 100% श्योर कि उनको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। अफगानिस्तान को जो हरकत हो गई थी 9/11 की सूरत में, बेशक वो इनसाइड जॉब थी, जो भी हम आज कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते रहे, लेकिन उस टाइम पर पूरी दुनिया को मुकम्मल यकीन था कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और अफगानिस्तान का अपना जो एक्शन थे उसको पाकिस्तान खुद भी जो है वो जो सबसे बड़े बैकर्स थे, या सऊदी अरेबिया जो बैकर्स थे, या यूएई जो बैकर्स थे, वो भी कह रहे थे कि ठीक है जी, अब आपको जो करना है वो आप करें, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। सो देयरफॉर उनको एक इंटरनेशनल लॉ की उस वक्त उनको लगता था कि हमारी साइड पर है, तो उन्होंने यूज किया। वो कह रहे हैं इसको जिंदा रखो, बजाय इसके कि आप मुकम्मल तौर पर यूनिलैटरली जो है वो डिसीजंस लेते रहो, जो आपके जी में आए वो आप करो। उसकी वजह से जो कुछ लीबिया में हुआ है, सीरिया के अंदर हुआ है, सूडान के अंदर हुआ है, या दूसरे जो थिएटर्स हैं, अफगानिस्तान इवन आप देख लें, वो अगर इंटरनेशनल लॉ के हट के, लेकिन उधर से आपको कुछ निकालने के लिए कुछ बनाकर गए ना आप यहाँ से कि यार एक हमने नेशनल आर्मी बना दी है, हमने एक जो है वो गवर्नमेंट बना दी है, कोई पार्लियामेंट है, कोई आप सिस्टम बनाकर वहां से जा रहे हैं। सेम गोज विद इराक एज वेल, बिकॉज इट इज नॉट अ थ्रेट टू अमेरिका एनीमोर, इट इज ए वेरी रिलेटिवली स्टेबल कंट्री। और कुछ उनको वहां से मिल भी गया था। यहां पर वो कह रहे हैं कि आप इसको वापस लेकर आए, और अगर इंटरनेशनल लॉ आपको ये कहता है कि आप हमला ना करें तो आप ना करें। एट द सेम टाइम ईरान के लिए भी ये है कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप नहीं बना सकते एटम बम, ठीक है। और साथ साथ वो अमेरिका को भी ये समझा रहे हैं कि भाई 3.67% तक तो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो इंटरनेशनल लॉ गारंटी करता है, हर मुल्क का इजाजत है, तो फिर इनको भी आप दे दें 3.67%। और आईएईए के लिए वो राजी हैं, वो कह रहे हैं खोल देते हैं हम अपनी सारी साइट्स जो है, तो ये मसला जो है वो यहाँ से हल हो सकता है। और फाइनली उन्होंने कहा कि बैलेंस डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के बजाय इसके कि आप सैंक्शंस लगा के, कोर्शन के थ्रू जो है वो आप फैसले करवाएं, मुल्कों की इकोनॉमी जो है उसको ट्रिपल करने की कोशिश करें, बजाय इसके आप उनकी ऐसी इंटरडिपेंडेंसीज क्रिएट करें कि जिससे वो एक दूसरे से लड़ना उनके लिए मुमकिन ना रहे। ये जो सारी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शी के प्लान को जब आप देखते हैं तो उसकी, अगर आप निटी ग्रिटी के अंदर जाते हैं, उसको जरा उसको खोल के देखते हैं, फोलना जिसे कहते हैं ना, जब आप खोलते हैं उसको तो आपको समझ आता है कि ये तमाम मसाइल का हल है। मगर उसमें वही वाली बात है आपकी वाली कि जिस वक्त आप ये काम करना शुरू करते हैं तो अमेरिका कहता है फिर मैंने लबया की है, वो तो जो कुछ था सैंक्शंस खत्म हो गई, नंबर 1। सैंक्शंस खत्म होने के साथ मेरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी मिडिल ईस्ट से खत्म हो गया। नंबर 3, मेरा एटम बम था, वो मैंने कहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 0% पे आ जाएगी, वो भी खत्म हो गया। तो मुझे क्या मिला? हकीकत क्या है? हकीकत बहुत इसके करीब है। जो प्रेसिडेंट शी का प्लान है, आप अगर अटलांटिक में रॉबर्ट कागान के जो वो लंबा आर्टिकल एक पब्लिश किया उन्होंने, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 28 अप्रैल को, जेरूशलम पोस्ट के अंदर जो पोस्ट है उसको उन्होंने रेफर किया है कि 28 अप्रैल को, आज से जिस वक्त हम बैठे हुए इस वक्त बात कर रहे हैं, आज 11 मई है, आज से 11 और 2, 3, 14 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये खबर आ चुकी है कि उन्होंने अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये असेस करने के लिए कहा है कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं जस्ट आई वॉक आउट ऑफ द वॉर विदाउट एनी अग्रीमेंट और एनीथिंग, और मैं इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ के विक्ट्री डिक्लेयर करके यहां से चला जाता हूं, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट होगा। नाउ दिस एक्चुअली मींस कि पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो किस चीज की देख रहा है कि भाई मुझे जंग में रहने की ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट है या जंग से निकलने की ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट है। वो ये कहता है कि साथ जो दूसरी बड़ी बात वो करता है, वो कहता है कि असल प्रॉब्लम अमेरिका का शायद है भी नहीं। मतलब देखें, एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो रहा है, उनकी यहाँ से बेसिस जो है वो खत्म होती हैं, सारा एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बट ईरान इज गोइंग टू बिकम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चौधरी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चौधरी बनने का मतलब ये है कि पूरे एशिया के अंदर आप सप्लाई लाइंस काटने के लिए जो है वो आप बिल्कुल, आपको मुकम्मल इख्तियार मिल गया। अगर आप पूरे एशिया की सप्लाई लाइंस काट सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि ईरान साथ ये भी कहता है कि और उनकी स्टेटमेंट शामिल है कि जो ममालिक हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं
उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी, और जो ममालिक हमारे साथ मिलकर साथ खेल रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं, उनको हमारे एरिया से गुजरने की इजाजत होगी। नाउ दिस इज समथिंग दैट विल आइसोलेट इसराइल कंप्लीटली। और शायद जो इंटरनेशनल पावर्स, जो बड़ी मेजर प्लेयर्स हैं, वो नो नॉट जस्ट दैट, बेसिकली ही इज सेइंग कि ये तो फिर जो मेजर प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स के, वो कहेंगे कि खबरदार तुमने हिजबुल्लाह को कुछ कहा होगा तो, खबरदार जो तुमने हमास को कुछ कहा होगा, खबरदार जो तुमने हुसीस को कुछ कहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये करते हो तो ईरान जो है वो हमारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी सप्लाईज बंद कर देगा। नो, दिस इज अ मेजर थ्रेट टू इसराइल एज वेल। उसके इंटरेस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, यूएई के इंटरेस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि एक वैसे भी अनइमेजिनेबल है कि यूएई ने इस वॉर से क्या नतीजे अखज कर लिए। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या होश, क्या समाई तुम्हारे दिमाग, वो उनके दिल में क्या समाई मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तुर्की अल फैसल का जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है, जो कि शर्कल औसत में वैसे पब्लिश हुआ है, लेकिन उसके बाद वो इंग्लिश में अरब न्यूज ने पब्लिश किया है। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कह रहे हैं कि ईरान एक ऐसा नेबर, उन्होंने कोई उसको खुली चटनी देती है, क्लीन चटनी दे दी है। उन्होंने कहा एक ऐसा नेबर जिसने हमारे ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट की है, अगर हम हमला उसके ऊपर करते तो हम भी पूरी तरह से केपेबल थे कि उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देते। वो भी पूरी तरह से केपेबल है कि हमारा ही नहीं बल्कि साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप क्रूज मिसाइल का तो चलो, आप बैलिस्टिक मिसाइल का आप क्या करोगे, क्रूज मिसाइल का आप क्या करोगे, हाइपरसोनिक का आप क्या करोगे, वो तो नहीं रुकते होते। अभी जब मारे जाएंगे तो वो लगेंगे आके, उसका कोई हल नहीं है। तो उस वक्त ये पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह होता। और उनका ये कहना है कि इसराइल जो है वो खित्ते का चौधरी बनता, और इसी वजह से इसराइल ये चाहता था कि ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़े, और अगर हम इसमें आ जाते तो इसराइल जो है वो यहां पर डिक्टेट कर रहा होता सब कुछ। सो बेसिकली सऊदी अरेबिया की थ्रेट परसेप्शन क्या है कि इसराइल हमारे लिए थ्रेट है। हाँ 100%। और ये जो चीज है वो इसराइल को रीजन के अंदर मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर रहा है। तो ग्राउंड के ऊपर तो सिचुएशन ये है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अब सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं जंग से निकल जाऊं तो मेरे लिए बड़ा है, या जंग में जीतने के लिए लगा रहूं तो मेरे लिए बड़ा मसला है। वी डोंट नो। अली, इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है ना, वो जो आपने 4 पॉइंट्स की बात की है चाइनीज के, वो तब आए थे जब इसहाक डार साहब वहां पर गए थे, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने उसके बाद ये पॉइंट्स दिए थे। सो ये पाकिस्तान की अप्रूवल और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसका हिस्सा है। इसमें जो इंटरनेशनल लॉ की बात की गई है ना कि उनको आप फॉलो करें, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आता है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इंटरनेशनल वाटर्स। ईरान कहता है कोई इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये हमारे वो साहिल है, हमारी ये जगीर है। चाइनीज नहीं ये कह रहे हैं, ठीक है। वो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, बिकॉज इफेक्टिवली इट इज नॉट। मैं कब से कह रहा हूँ कि ये टोल लगाना या इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये करना, मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, ईरान ये नहीं कर पाएगा। अब जो इक्वेशन है ना कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद जो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट है ना, उसको भी एक मामला है कि उनको ये लगता है, इजराइल में इस टाइम ये डिस्कशन चल रही है कि इट माइट बी हेल्पफुल फॉर देम इफ यूएस विड्रॉज फ्रॉम दीज एरियाज, क्योंकि जो उसने नई अलाइनमेंट कर ली है यूएई के साथ, और उसके जो बाकी कुछ ममालिक हैं जो उनके साथ है, इंडिया है, इजराइल है। अब इंडियंस जाकर वहां पे बैठ गए हैं यूएई में, इजराइल ने वहां पर अपना डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। सो एक पूरी रीअलाइनमेंट हो रही है। जब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान से काफी अर्सा पहले, अब तो ऐसा लगता है वो उम्र गुजर गई है, मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये आज के हालात की मुलाकात नहीं है, ये फ्यूचर की मुलाकात है। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट है इस टाइम सऊदी अरेबिया में वो सरप्राइजिंग है लोगों को। इस टाइम वो नंबर्स नहीं है। एक सऊदी जो डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने एक ट्वीट करके बता दिया था कि जी हमारे पास एयर के वो जहाज आ गए हैं और वो आ गए हैं। नंबर्स आर ह्यूज, ठीक है ना। और वो कब से हो रहा है वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कब से लोग जा रहे हैं। जो खबर डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है सऊदीया की, वो बाद में आई है। कब से? So you know, I know someone who has seen those papers, but I don't, उसमें मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्यूचर होगा, मुझे ये लगता है कि इजराइल और पाकिस्तान जो है वो ये जो मिडल ईस्ट का जो महाज है, इसमें आप देखिएगा कि ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। और ईरान जो है, पाकिस्तान जो अपनी अलाइनमेंट कर रहा है कि वो ईरान को अपने साथ रख रहा है, इतना ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहा है,
बिकॉज पाकिस्तान जो चेस बोर्ड पर देख रहा है और पाकिस्तान को पता है कि क्या होने जा रहा है, सो पाकिस्तान उसके ऊपर काम करते हुए इनको साथ लेके चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स द चाइनीज बैकिंग इज देयर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बस मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे समझ ही नहीं आती ये बात, जब लोग ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप को चाइना जाने से पहले ईरान के साथ कोई करना है एग्रीमेंट। ऑनेस्टली आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई, क्यों उसको करना है, बट मुझे इतना मैंने सुना है, ये बात इतनी सुनी है। आई हैव टॉक टू सम एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड इन अ सेंस कि इस मामले में एजुकेटेड, हु वर्क क्लोजली ये सारे मामले पे, तो मुझे नहीं समझ आई अभी तक कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं। आपने बात की वहां पर डिप्लॉयमेंट्स की, तो मैं इसके बारे में ना एक चीज जो है वो जरूर कहना चाहूंगा। वो ये है कि हमारे प्रोग्राम पर, रजा साहब के प्रोग्राम पर, एम्बेसडर फॉर्मर इमरान अली साहब जो है, उन्होंने ये बात कही कि, और उन्होंने एक नंबर भी दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में क्या नंबर पाकिस्तानी जो था? है 1 लाख। उन्होंने कहा कि 1 लाख के करीब फौजी जो है वो हमारे वहां पर ट्रूप्स डिप्लॉय होंगे। अब वो जरूरी नहीं है कि वो सारे कॉम्बेटेंट्स ही हों, लेकिन 1 लाख का नंबर है टोटल। उसके अंदर कौन कितनी सर्विस में कौन है, कौन जो है वो कॉम्बैट के लिए है, कौन जो है वो किस काम के लिए है, लॉजिस्टिक्स के लिए है। बहरहाल 1 लाख का नंबर उन्होंने दिया। तो जब उन्होंने नंबर दिया तो वहां पर एक हमारे हैं वो काजमी सैयद हैं, एक सहाफी हैं, जो ना हर एक को ना बगैर उन्हें पता नहीं उन्हें कितों पता लगता है कितों नहीं लगता, वो ना स्क्रीनशॉट लेंदा है तो एक पीएनजी लांदा है फेक, और वो ना ट्वीट कर देता होता है। अच्छा, उसने फेक लगा के ना, वो नया दौर का स्क्रीनशॉट था, वो मैंने ट्विटर पर वीडियो लगाई थी, तो उसने जो है ना वो फेक लिख के, तो वो अच्छा पीटीआई वाले थे, वो दे टुक इट एंड रैन विद इट। उन्होंने कहा कि देखो जी, पाकिस्तान तो सऊदी अरब में कर रहा है डिप्लॉयमेंट्स, और ईरान के खिलाफ जो है ना हम जंग लड़ने लगे। और वो जो कासमी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी ये फेक न्यूज है, ये ऐसा हो ही नहीं रहा, पाकिस्तान डिप्लॉय ही नहीं कर रहा। अच्छा, अभी आपने बताया दोनों खबरें गलत। अच्छा, कुछ दिनों के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री से आई खबर, तो फिर मैंने उनका स्क्रीनशॉट भी लगाया। मैंने कहा ए फेक न्यूज है कि ए फेक न्यूज है, दस दे। दूसरी बात यह है कि ये जो नंबर आप बता रहे हैं वो भी एक बहुत हैवी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो ये, और ये पहली चीज है जो वहां पर गई है। कुछ लोगों ने उस वक्त भी चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं 1 लाख, क्या 1 लाख? मैंने कहा भाई, एक बंदा ये कह रहा है, देखो मेरे पास कोई डायरेक्ट सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो बंदा ये कह रहा है ना, उसके पास बहरहाल डायरेक्ट सोर्स है, सही है, तो वो एक बात बता रहा है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, अच्छा, इधर मैं, सो माय नंबर इज, अब मैंने नंबर रिवील नहीं करना, बट चूंकि आपने एम्बेसडर इमरान साहब का रेफरेंस दे दिया है, मेरा जो मुझे पता है वो ये है कि इट्स लाइक 78 to 80,000 का नंबर है, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट कि ये 1 लाख हो, इवन स्टिल हो जाती है ना। 80 इंजीनियर्स जा रहे हैं या बाकी शेफ हैं, कुक्स हैं, वो 1 लाख हो सकता है। और 1 लाख में नजदीक फर्क कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। जब आप कहते हैं कि 1 लाख नहीं जा रहा, तो मैं इसका ना यार 5-6 हजार जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर 80,000 जा रहा है और मैंने 1 लाख का है, तो वो थोड़ा बहुत जो नंबर है वो मैं मानता हूँ कि वो जंग हो रही हो, एक्टिव वॉर में आप 20,000 का फिगर जो है वो ट्रूप्स का चेंज कर दें, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जो जराये की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं, जो आपस में डिस्कशन होती है, अगर लाख कहते हैं तो फिर वो 80,000 लाख में तो बहुत बड़ा जो कह रहा है कि जी फेक न्यूज़, तो बुंगी मार रहा है। और दूसरी बात इसके हवाले से जो आपने बात कही, मैं इसमें अपनी जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट से ज्यादा फौज को इसमें क्रेडिट जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना काम किया वो अपनी जगह, फौज को इसमें क्रेडिट जाता है कि दे डिड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उन्होंने चेस बोर्ड को बहुत पहले बहुत बेहतर तरीके से देखा। जो जून में ट्रंप ने कहा था कि दे अंडरस्टैंड ईरान बेटर देन अस, जून 2025 जो बात उसने कही थी वो 100% दुरुस्त साबित हुई। क्यों? जो हमारे आर्मी चीफ थे, सीडीएफ थे, या जो हमारी टॉप मिलिट्री ब्रास थी और जो इंटेल थी, वो इस नतीजे पर पहुंची कि ईरान फॉल नहीं करेगा। यूएई थॉट कि इट विल, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन all thought that it will. Probably Turkey understood and Pakistan understood. जो सबसे बड़ी बात है, America thought it will fall. Entire Europe thought it will fall. यहां तक कि रूस ने तेल बेचना शुरू कर दिया था। यहां तक कि जो लेटेस्ट आपने देखा होगा, सुशांत सिंह ने एक ट्वीट भी की थी उसको, कि इंडियन एक रिसर्चर थे यूके से, जिन्होंने ये बात कही कि मोदी जी को नेतन्याहू ने कन्विंस कर लिया था कि 4 दिन के अंदर अंदर ईरान की जो गवर्नमेंट है, रेजीम है, वो फॉल कर जाएगी, विच इज वाई दे कंडेम्ड द अटैक ऑन ईरान ऑन 5th डे। जी, ठीक है, वो 4 डेज जब उन्हें समझ आ गया कि ओ नहीं, ये तो वो नहीं हुआ जो ये समझ रहे थे। एंड दैट एक्चुअली प्रूव्स कि पाकिस्तान अंडरस्टूड द गेम बिफोर एवरीवन।
तो ये उनकी फोरसाइट को जो दाद देनी बनती है, एंड ऑफ कोर्स इसमें इसमें या टर्की को भी जरूर आई वांट टू से समथिंग ऑन दिस, बिकॉज हमने 7 जुलाई को शो किया था और उसमें मैंने ये बयान किया था कि जो लंच हुआ था ट्रम्प के साथ 25 जून को CDF का, उसमें सो यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने बात की, सो आई वांट टू एक्सपैंड ऑन दैट। सो उसमें ट्रम्प ने CDF को ये कहा था कि यू स्टे आउट ऑफ द ईरान इशू, विल डील विद इट। और उसमें मैंने उस वक्त ही कहा था 7 जुलाई को कि हमने ये पैगाम दिया था, हमने ये उनको कहा था कि वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दिस बिकॉज हमारा प्रोविंस लगता है और बलोचिस्तान हॉट हो जाएगा, वहां पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, इट विल बी अ हेल्प फॉर अस, वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दिस एंड दिस इज आवर लिमिटेशंस इन दिस केस। एंड जब हमने ये बात की थी, ट्रम्प अंडरस्टूड कि ये बात कहाँ से आ रही है, यानी चाइना हमारे पीछे खड़ा हुआ था इस बात पे। Washington में there's an understanding that in this region, in Pakistan's neighborhood, if you want to change something, if you want to bring down a regime, it cannot be done without Pakistan's support. उन्होंने अफगानिस्तान में देख लिया हुआ था। मैंने उस वक्त कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज से बात की थी, वो extremely close to this matter। उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उस वक्त कुछ भी नहीं था। मैंने कहा क्या मतलब अंडर एस्टिमेट? मैंने कहा करके वो खान, मैं कहा वो तो रजीम चेंज कर देंगे, वो तो ये फारिग कर देंगे इन सबको। उसने कहा हमारे बगैर नहीं हो सकता। The regime will not fall. We will not let them fall. This is what Pakistan has done for Iran. When I say कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए क्या जो कर दिया वो कोई कर नहीं सकता, I mean it कि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है इस रजीम को बचाने में, ये नहीं कि पाकिस्तान को ये था कि ऑन देयर ओन दे कांट बी टेकन डाउन, बट पाकिस्तान प्लेड अ रोल। क्यों? सारे कहते हैं कि चाइना ने उनको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए। अभी सारी जो उनके प्लेन्स आए हैं, जो उनके बड़े प्लेन्स, वहां पे टैंकर्स अभी आए हैं, उनकी इन्होंने वो जैमिंग कर दी है। वो जो जहाज टैंकर्स आए हैं उनको इमरजेंसी लैंडिंग्स करनी पड़ी हैं। कैसे? जो 28 अप्रैल को 29 या 28 अप्रैल को जो 4 राफेल आए थे और उनको श्रीनगर एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, श्रीनगर एयरपोर्ट की लाइटें बंद हो गई थी, उधर उन्होंने लैंड किया था उसी तरीके से। लेकिन हसन, मुझे ये बताएं कि आज आप नहीं आए हैं और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो, ऑल्दो आपका ये कहना है कि गाड़ी नहीं थी घर में, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा किरदार जो है वो ऑयल प्राइसेस का है, जो कि आज 417 रुपए कुछ पैसे हमारा पेट्रोल मैंने डलवाया आज, और 1000 रुपए था 2 लीटर आता होता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए दफ्तर नहीं आए, ऐसा कुछ जरा हमें बताएं कि ये ऑयल के साथ क्या हो क्या रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आप जरा अपने महसूसात बताएं। अच्छा, बात ये है कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के दरमियान 17 रुपए का फर्क पड़ा है, कुछ 1700 रुपए का फर्क नहीं पड़ गया कि उसकी वजह से दफ्तर आने का रास्ता रुक गया। लेकिन पॉइंट ये देखो, 450 का आपका ऑयल है और 417 रुपए का है। 200 तो 244 से ये शुरू हुआ था, मार्च के लास्ट मिड वीक से ये काम शुरू हुआ ना, मार्च के 15 से ऑन। ठीक है, तकरीबन 1.5 महीने के अंदर हमने डबल प्राइसेस कर दिए हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस का है ना, जिस तरह तुमने अपने इंट्रो में बताया कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी हुई हैं, तो उसकी वजह से एक ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपनी तमाम तर जो IMF के सामने बेबसी है पैसे इकट्ठे करने की, वो उसका तरीकाकार उन्होंने आसान रख लिया हुआ है। वो आपके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पैसे डाल देते हैं और आपकी जेब से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है ना कि ये गवर्नमेंट जो है ये अमीर लोगों से टैक्स नहीं लेती, और हम ये रोते रहते हैं, कहते रहते हैं, सारा वक्त ये शोर डलता रहता है। टेलीविजन चैनल जब से मैं देख रहा हूँ तब से इस बात पे रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान में अमीर से टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब वो नहीं ले सकते उससे टैक्स, तो उसके बदले में वो आपके मेरी जेब से निकाल लेते हैं, और मैं और हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम पुरअमन किस्म के लोग हैं, ना तो हम जलाओ गिराव कर सकते हैं, ना हमारे कोई जिरगे शिरगे हैं जिनकी मदद से जाके हम सड़कें बंद कर दें और वहां बैठ जाएं और कहें जी हम तो अपने यहाँ से हकूक लेके जाएंगे। तो ऐसी है, उन्होंने कम, याद है आपको ये राणा साहब ने इस प्रोग्राम में बताया भी था कि कैसे हुकूमत जो है वो लोकल डीजल की प्राइसेस के ऊपर इम्पोर्टेड डीजल के पैसे चार्ज कर रही है। कैसे जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 100 तो कितने रुपए हो गई थी, फिर हातिम ताई की कब्र पे लात मारी गई और हमारे पे बाप के सर पे एहसान किया गया, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कम कर दी गई।
अब उन्होंने वो दोबारा ऊपर कर दिया क्योंकि IMF ने उनको पिछले दिनों फिर कहा कि आपका टैक्स टू GDP जो रेशो है 10% आपने करना था, वो आप करने में नाकाम रहे हैं। तो वो आसान तरीकाकार है, वो ये कर देते हैं। FBR वालों को उन्होंने बड़ी-बड़ी गाड़ियां ले दी हुई हैं करोड़ों रुपए की, उनको वो क्योंकि अगर अच्छी गाड़ी ना मिले ना FBR के अफसर को, तो वो जाके टैक्स नहीं निकलवा सकता किसी अमीर आदमी से, क्योंकि वो फील करता है ना कि मैं कल्टस में जाके तो एक अरबपति की लैंड क्रूजर वाले से पैसे मांग रहा हूँ, तो कम से कम मेरे पास भी कोई वीगो शिगो डालने होता कि लेवल हमारा इक्वल हो, पैसे मांगते हुए आसानी हमें हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बात भी दिस सही इज एंटायरली। हाँ बात भी सही है, मैंने कहा। हाँ नहीं वो ये बात तो सही है या नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेट्रोलियम की कीमतें एक तो इंटरनेशनल मसला है, और वन ऑफ द रीजन हम चाहते हैं कि ईरान का मसला किसी आरे लगे, काम को खत्म हो। उसमें ये है कि हमें पर्सनली बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस की भी है, खाली पेट्रोल का नहीं है। एक तो ये रीजन है, जेन्युइन रीजन, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो नाअहल है टैक्स इकट्ठा करने के चक्कर में, इसलिए वो इस चक्कर के अंदर आपको इसी तरह रगड़ती रहेगी। मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पाकिस्तान के अंदर जो कोई 2-4% अमीर लोग हैं, क्या वो जितनी उनकी इनकम्स है साल की उस पर वो टैक्सेस देते हैं? अगर वो देते हैं तो हमारे मामला इस तरह के क्यों हैं? जो महंगे पॉश इलाके हैं पाकिस्तान के, उनके घरों में गाड़ियां तो बढ़ती जा रही हैं। कारोबारी जो तबका है वो रोता आपको जरूर नजर आएगा कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन उनके जो अखराजात हैं, उनकी शादियों पे खर्चे जाने वाले पैसे, या आप जिस तरीके से भी किसी के एक्सपेंडिचर का अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर वाला जो वो है वो कम नहीं हुआ हुआ। तो मुझे नहीं समझ आती कि मैं और आप ही हैं, शुक्र करो कि सांस लेने पे नहीं टैक्स है। जब आज से 10 साल 12-15 साल पहले जब ये लोग बातें करते थे ना, तो मैं कहता था यार ये हमें पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सांस लगाने पे कौन टैक्स लगा सकता है। लेकिन जिस तरह हालात जा रहे हैं ना, आने वाले दिनों में कोई पता नहीं इस बात का। हसन, धूप पर तो लगा दिया, वकास साहब जरा ये बताएं। सूरज पे सूरज लगा पे तो दिया लगा है। दिया। सो वो उसमें मैंने ट्वीट किया कि दिस गवर्नमेंट इज एंटी सोलर। उसके बाद वो जरा हिट की कहीं पर जाकर, तो अवैस लगारी साहब ने, जो कि मिनिस्टर हैं रेलेवेंट, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दिस गवर्नमेंट इज प्रो सोलर। फिर मैंने कोट ट्वीट करके कहा कि दिस इज अ लाई, और उसका प्रूफ ये है कि मेरा बिल जो है वो आया है और इन लोगों ने मुझे 2800 रुपया बिल भेजा, जबकि 0 यूनिट कंजम्पशन है। तो वो इन्होंने जगह टैक्स लगा दिया हुआ है सोलर के ऊपर ना। आई एम अ सोलर यूजर, उस पर हम बात कर चुके हुए हैं। आज बाय द वे लगारी साहब ने एक वर्कशॉप भी, मीडिया वर्कशॉप भी रखी हुई थी लम्स में। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अटेंड, लेकिन उन्होंने उसमें मेरे ख्याल से बयान करना था कि क्यों जरूरी है सोलर पर टैक्स लगाना और जो एनर्जी सेक्टर है उसके जो बाकी मामला हैं। लेकिन इसमें जो फ्यूल का मामला है, देखें वो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है, बिकॉज अब वो एक्सपोज हो गई हुई है चीज के दरअसल इस जंग की वजह से खर्चा नहीं हो रहा ज्यादा ऑयल का, या उसकी वजह से महंगा नहीं हुआ ऑयल। ऑयल इस वजह से महंगा है क्योंकि ये गवर्नमेंट हमसे टैक्स और ले रही है, और ये एक वारदात डाली जा रही है बेसिकली जंग का कह के कि जो जंग हो रही है ना, इंटरनेशनल प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़े। हालांकि ये डायरेक्ट लेवी जो एक टैक्स है वो हमसे कंज्यूम कर रहे हैं। सो अब उसमें ये चीज एक्सेप्टेबल भी होती अगर ये बात सामने आती कि अच्छा गवर्नमेंट के जो अदारे हैं उधर जो टैक्स के जो पेट्रोल का यूजेज है वो कम हो गया है, या गाड़ियां वापस ले ली हैं, या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं अब वो खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। मतलब मुझे तो ये नहीं समझ आती कि इनको ड्राइवर क्यों दिए हुए हैं। ये जो ड्राइवर हैं अब बेसिकली ये एक पूरी माफिया है, एक पूरी इकोनॉमी है उनके इर्द गिर्द चलती, क्योंकि वो अफसर साहब अंदर गए हुए हैं, सेक्रेटरी साहब, और वो 2 घंटे बाहर गाड़ी 3 घंटे एसी पे चलती रहती है। और इस पे तो अब आप लोगों ने वीडियोस भी देख ली होंगी जहां पर के वो सामने आई है वीडियोस के, वो मीडिया गया, वो गाड़ियां चल रही हैं, उन्होंने कहा जी गाड़ियां क्यों चल रही हैं, उन्होंने कहा साहब ने कहा ठंडी रखो। साहब 3 घंटे के लिए अंदर गए हुए हैं, और फिर पेट्रोल जो है गाड़ियों में से निकाल कर फिर वो बेचा भी जाता है। वो एक पूरी इकोनॉमी है, और मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं हो सकता कि इनसे ये गाड़ियां या तो आप वापस ले लें, अगर नहीं वापस लेनी तो इनको कहे यार ये गाड़ियां खुद चला के जाओ जहां जाना है, और वो एटलीस्ट एक तनख्वाह की भी बचत, और वो ड्राइवर्स को कहीं और लगा लें, किसी प्रोडक्टिव काम पे लगा लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको फायर कर दें, कहीं और लगा लें। बट थिंग इज कि ये अब 417 रुपए का पेट्रोल जो है, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और इसकी वजह से इस मुल्क में एक ऐसी फीलिंग पैदा हो गई है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इसकी अचीवमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो बहुत कमाल है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसमें इनका जो फेलियर है, मैं उस चीज को क्रिमिनल समझता हूं। बिकॉज हम इस पे पहले भी बात करते रहे, क्योंकि
ये हम इशू उठाते रहे हैं कि यहाँ पर जो लाहौर में ही ताजर हैं उनको आपने टैक्स नहीं किया हुआ, वहां पर लोग करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए लेकिन कोई उन पे टैक्स नहीं लगा हुआ। अब गरीब से, यानी एक मोटरसाइकिल जो 70 चलाता है वो 250 का 300 का पेट्रोल डलवाता था, अब वो मतलब 417 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है और हुकूमत उससे 130 रुपए या जो प्रॉफिट है वो मिला लें तो वो 160-70 रुपए ले रही है। ये तो यार बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब एक गरीब आदमी 70 वाले के बाद मोटरसाइकिल वाले के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन अली इस इशू पे ना, मतलब मुझे अब ना इतना मैं तंग आ गया हूँ कि जब हम तंग आ जाते हैं ना फिर हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं फील्ड मार्शल साहब ऐसे भी कुछ करो, बिकॉज यू नो दिस सिचुएशन इज सो बैड कि आप कहते हो एफबीआर, वो कहते हैं जी 40,000 एम्प्लॉयज हैं, 30,000 एम्प्लॉयज हैं, उनको नहीं पता नहीं वो गाड़ियां लेके दी हैं, सिटी के यारस लेके दी हुई हैं। फिर हमें पता चलता है कि जी हमारा 98-97% जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो रहा है, यानी वो जो हमारी कस्टम्स हैं वहां से वो उधर से कट जाता है, बाकी जो मशीन्स हैं लगी वहां से कट जाता है। सो मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग फिर क्या कर रहे हैं, इनको हमने किस लिए रखा हुआ है। तो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जहां पर के जो जितनी भी फैक्ट्री है, आप अगर कहीं चले जाएं, कोई शॉपर बनाता है, कोई पैकेजिंग बनाता है, कोई छोटी छोटी चीजें, कोई ग्लव्स बनाता है, वो लोगों का अच्छा टर्न आउट है, लेकिन उनके 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैं। एक वो है जो कि वो एफबीआर को दिखाते हैं अंडर इनवॉइसिंग करके, एक वो है जो ओरिजिनल है जिसपे एक्चुअली वो सारा कुछ हो रहा है, ओवर इनवॉइसिंग या अंडर इनवॉइसिंग डिपेंडिंग कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को आई एम फेड अप, मतलब मेरी तो बस हो गई, मेरा दिल करता है इस पे कोई वो जो है ना बस को पकड़ के ले जाए, इनको, इनकी गिरफ्तारियां हो जाए, ये सारे कारोबारी अंदर हो जाए। मेरा तो इस टाइम ये हालत हुई है। सो बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट हैज द आंसर फॉर दैट। नहीं, हर गवर्नमेंट के पास आंसर मौजूद है। आपने बात की ये ड्राइवर हैं, इनकी तनख्वाहें, मैं कहता हूँ यार इनको निकालो, इनको नौकरियों से, इनको डालो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। जो पैसा बचना है वो सोशल सिक्योरिटी पर डालो। जो पेट्रोल का पैसा है वो तो ड्राइवर की जेब में नहीं ना जा रहा, ड्राइवर को तनख्वाह जा रही है ना, जो सरकार ने उसे वादा किया हुआ है उतनी तनख्वाह उसको वैसे दे दो। जो यूके के बारे में आप वहां पर ये वाले खर्चे नहीं है, तो वो जो पैसा उनके पास वहां पर से बचता है वो उनको दे देते हैं, बजाय इसके कि आप करप्शन कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप तेल चोरी कर रहे हो, गाड़ी के टायर निकालते हैं, टायर खत्म हो रहा है, दूसरी टायर निकाल लेते हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो उसको खत्म कर रहे हैं, 800 अरब रुपया वो उधर करने लगे। देखिए इनका बाप भी नहीं खत्म कर सकता वकास साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मैं आपको ये आज लिख कर देता हूँ, वो एक ऐसा काम हो गया है कि वो खत्म नहीं हो सकता। इनके ये सड़ते रहे, तपते रहे, जलते रहे, मरते रहे, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो टैक्स का निजाम है, आप मुझे बताएं इनकी गाड़ियां, मैं आपको बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने एफबीआर को पैसे दिए और पैसे दिए कि जी आप ये अपने डिजिटल सिक्योरिटी का जो निजाम है ना वो जरा इंप्रूव करें। आपको पता है 2021 या 22 की बात है, 21 की बात है मेरा ख्याल है, कि 2 दफा जो है वो हमारा जो एफबीआर का आईरिस है वो ब्रीच हुआ और उसकी जो सारा हमारा डाटा था वो पड़ा हुआ था ब्लैक डार्क वेब पे, और वो रशियन जो हैकर्स थे वो उसको बेच रहे थे कि जिसने जितने का खरीदना खरीद ले। अब वो यहाँ से लीक हुआ, क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हमारा सिस्टम हैक हुआ। वर्ल्ड बैंक ने उससे पहले से पैसे दिए हुए थे कि आप अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को इंप्रूव करें, या आपके लोगों का जो टैक्स का निजाम है, टैक्स की जो भी उनकी गोशवारे हैं वो सीक्रेट है, वो स्टेट के साथ और उनका राब्ता है, आप जो है वो इसको इस तरह खुला नहीं छोड़ सकते। आपने उसका कोई इंतजाम नहीं किया। थोड़े अरसे के बाद पता चला, मुझे इसलिए पता है इस वाकये का क्योंकि मेरे पास मुझे किसी ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट है, अगर आप ये लेना चाहें, क्योंकि हमें डिजिटल सिक्योरिटी के लिए तो आप हमें किसी बंदे का ना, मतलब मैं नहीं कर सकता था, मुझे उन्होंने कहा कि जी आप डिजिटल को समझते हैं तो आप ना कोई डिजिटल को फर्म बता दें। मैंने उनको 2-3 के फर्म के बता दिया, मैंने कहा जी इनसे आप करवा सकते हैं, ये अच्छी टॉप की कंपनीज है पाकिस्तान के अंदर आईटी की, इनसे आप बात कर लें, या अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो ये आपके पास बजट ठीक ठाक है, पैसे आपके पास हैं, आपका काम हो जाएगा। वो नहीं हुआ। वो जो साहब थे वो जो थे उस वक्त मेंबर आईटी, वो ओहदे से भी हट गए। उसके बाद पता चला कि एक और साहब जो थे वो आ गए, और कुछ अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, जो पहली हुकूमत थी 2022 वाली, और वो आए और उन्होंने उन सारे पैसों की गाड़ियां खरीद ली।
किसके लिए? एफबीआर के अफसरान के लिए। अच्छा, एफबीआर के अफसरान के लिए सारे तो पैसों यार ये और वो एफबीआर जो और पैसे गाड़ियों थे, का पता नहीं हाँ, क्या चक्कर है। मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, वो पैसे जो थे वो खबर आ गई मार्केट के अंदर कि जी ये गाड़ियां निकल, वो कागज शागज भी आ गया, लेटर आ गया। वो मेरा ख्याल है मेहताब हैदर साहब ने जो है वो ट्वीट कर दिया था। अच्छा, वो उस होंडा सिटीज का आया जी जी था। जी जी अच्छी खासी गाड़ियां थी, हाँ। होंडा सिटी भी थी, कुछ करोला थी, मतलब मुख्तलिफ इनका जो जी में आ रहा था वो इन्होंने फैसला किया कि हम खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर जो, क्योंकि वो आ गया तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उसके ऊपर नोटिस ले लिया। शहबाज साहब का यही होता है ना, बाद में नोटिस ले लेते होते हैं। उन्होंने नोटिस ले लिया, नोटिस लेके उन्होंने कहा कि यार ये ना पैसे वापस कर दो, तो वो पैसे वापस हो गए। थोड़े दिनों बाद उन्होंने किसी और फंड में से उठा लिया। हाँ हाँ, वो तो देखते हैं यार, उसके ये बाद 8 यारिस ले मिलियन ली, डॉलर पड़ा हुआ है। सिटी हाँ, वापस करके यारिस ले ली है। उन्होंने कहा यार ये 8 मिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, इतने पैसे यार मैं तो खा खा के थक जाऊं, ये तो इतने सारे पैसे हैं। 8 मिलियन डॉलर। उन्होंने कहा ठीक है 8 मिलियन डॉलर, 8 मिलियन की मेरा ख्याल है गाड़ी है, 8 मिलियन को आप जरा मल्टीप्लाई कर लें डॉलर से, 267 रुपए का डॉलर। उनका 267 गाड़ियां हमारे पास जो है वो अकाउंट में पैसे पड़े हुए, हमें क्या जरूरत है 8 मिलियन डॉलर की। यार उन्होंने सोचा कि गाड़ियां खरीद लेते हैं। और किस किस को चाहिए जी? 19 वाले को भी मिल जाएगा, 20 वाले को भी मिल जाएगा, 21 वाले को भी मिल जाएगा, 22 वाले को 2-3 मिल जाएंगी। दिस इज हाउ दे ऑपरेट। वहां पे भी वही मसला है कि आपकी पावर है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपने रखी थी, कोई एस्टा कोड बना दिए थे कि जी इसकी फॉलो होगा और उसका फॉलो होगा। मतलब फॉर अ फैक्ट कि एस्टा कोड मना करता है किसी भी सिविल सर्वेंट को कि वो किसी आदमी से अपने जो सुपरवाइजर अफसर होता है उसका, या जो भी कोई उसका बॉस है, उसकी रिटन परमिशन के बगैर किसी मीडिया वाले से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो किसी किस्म का कोई पब्लिक में गुफ्तगू नहीं कर सकता। यहाँ पे वो तकरीरें करते फिरते हैं, सोशल मीडिया पर रोज रीलें लगाई होती हैं उन्होंने। वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि वो किसी फैशन शो के अंदर आए हुए हैं। उनमें और टिकटॉकरों में फर्क वो खास ज्यादा नहीं रह गया हुआ। आपका खुद आपको देखने की जरूरत है कि सोसाइटी के साथ हम सब भी उसमें इन्वॉल्व है ना, कि उसका सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि करप्शन जो है वो लीगलाइज है। तो पीरा फोर्स वाला क्यों ना कमाए, वो क्यों ना करे आके पैसे कमाए। और किसी ने उसकी तरबियत तो नहीं की, वो इसी सोसाइटी में पला। आपको पता है हम सारे इस चक्कर में लगे हुए हैं, गेट रिच क्विक स्कीम होनी चाहिए बस, और मोरालिटी शोरालिटी तो कुछ छोड़ ही नहीं सारे अपने इसी काम में लगे। अच्छा, हमें प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ चलना है, तो हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो अभी भी रहता है, और वो टॉपिक ये है कि सुनो टीवी के ऐड जो हैं वो अता तारड़ साहब ने बंद करने की बात की है। हुआ क्या है कि सुनो टीवी ने कुछ एम्प्लॉयज को जो है वो निकाला था, और निकालने के बाद जो है वो एम्प्लॉयज या उनके कुछ नुमाइंदे जो हैं वो पहुंच गए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने ये कहा कि अगर सुनो टीवी ने इस तरह से आर्बिट्ररीली लोगों को इतनी बड़ी तादाद में फायर किया है, तो सुनो टीवी के तमाम एड्स जो हैं वो आज से बंद है। एड्स बंद होने से क्या होगा? दो चीजें हो सकती हैं, एक तो ये है कि सुनो टीवी बंद हो जाए या फिर वो बंदे बहाल हो जाए। असल सवाल ये है कि सुनो टीवी के जो मालिक हैं वो भी मुस्लिम लीग नून से एमपी हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से टिकट खरीदा था। माजिद निजामी ने कल बड़ी अच्छी ये ट्वीट लिखी थी। उन्होंने कहा कि मियां साहब से टिकट खरीदा है उन्होंने, तो फिर उसके बाद अगर वो लोगों को निकालते हैं तो वो निकाल सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने सख्त बहरहाल जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया। माजिद निजामी की शायद उन्होंने ट्वीट पढ़ी, उन्होंने कहा मियां साहब का नाम क्लियर कराओ पहले ये एमपीए से। अब ये जरा मुझे बताएं, हसन आपसे शुरू कर लेते हैं, फिर वकास और फिर मैं इसको खत्म करें। तो हसन बताएं कि ये क्या हुआ है? आप तो जो है वो इस चीज को बहुत करीब से जानते होंगे। किसी भी टेलीविजन चैनल का लाइसेंस लेने के लिए ना आपको पता है कि वेटिंग का प्रोसेस कितना लंबा होता है। कितनी पाकिस्तान की, अभी तुमने कहा कि 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें से कोई 13 के करीब तो आपको वेट करती हैं। उसके बाद आपको इजाजत मिलती है और उसमें सारा कुछ होता है कि आप कौन हैं, क्या है, कैसे नहीं है। कैसे पाकिस्तान में इन टेलीविजन चैनल को लाइसेंसेस दे दिए गए। उस जमाने में क्या हो रहा था? वो यही था ना कि इदारे को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो जिनकी क्लोजेट में काफी सारे स्केलेटन्स हों, उनको चैनल खड़े करवा दें, उनको थ्रू इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक डिस्कोर्स को अपने हाथ में रख लिया जाए और फिर जो कुछ अला भला किया जाए। ये भाई साहब जो हैं ये एमपीए भी बन गए हैं। इससे पहले ये रावलपिंडी की, लाहौर हाईकोर्ट की रावलपिंडी बेंच से ये इनके लोग जो है इनको बंदूक के जोर पे अदालत में इनकी जब जमानत कैंसिल हुई तो छुड़ा के ले गए बाकायदा। आप जिस तरह इंडियन फिल्मों में देखते हैं कि बंदूकों के साथ लोग अदालत में घुसे, उन्होंने अपने बंदे को पकड़ा, जिसकी जमानत कैंसिल करके पुलिस उसको पकड़ के लेके जाने लगी तो उसको उठा के ले गए। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की गई? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर अब उन्होंने लोगों को निकाल दिया। वो प्रेस क्लब को बोला, वो नेशनल प्रेस क्लब में वो कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है उसी का रोना लेके बैठे हुए हैं। वो जागो ग्रुप वाले और दूसरे ग्रुप वाले भी, वो एक दूसरे को कहते रहते हैं। वो अफजल भट्ट को कहता है कि तूने खा लिया, वो कहता है तूने खा लिया। किसी ने वहां से कुछ आवाज उठाई नहीं। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो भी हमारे नाम नेहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं वर्किंग जर्नलिस्ट को, वो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कुछ नहीं करती। वो सिर्फ अपने बिल बोर्ड लगाने के लिए, अपने पैसे खाने के लिए और इन चक्रों के लिए लगी रहती हैं। अब इनको बंद कर देंगे इश्तहार। वो इश्तहार से तो मतलब पहले टेलीविजन चैनल्स कौन से कोई इनकम कमाते हैं? सिर्फ टॉप के। अब तो वो टॉप के भी 2-3 जो हैं वो भी नहीं कमाते होंगे, अपने ब्रेक इवन भी नहीं करते होंगे। जब हम 2018-19 तक का
तो मुझे एग्जैक्ट पता है ना, चूंकि मैं न्यूज रूम में 2007-8 से बैठा हूँ, जब से सारा काम शुरू हुआ, पाकिस्तान के अंदर बूम आया, उसके अंदर 2-3 चैनलों के अलावा तो कोई चैनल नहीं था। टॉप के थे, जियो था, एक्सप्रेस था, एयर वाई था और दुनिया था, फिर इस बाद में समा आ गया। ये 4-5 थे जो कि थोड़े बहुत मतलब कोई पैसे कमाते थे। बाकी सब तो लोगों ने इसलिए रखे हुए हैं। एक बकायदा पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन चैनल है, उसका नाम मुख्तलिफ हो गया होगा, वो तो फ्रेंचाइज देता था कि आप सहाफी बनना चाहते हैं तो उसका कार्ड ले लें, उसके लिए एक इनिशियल डिपॉजिट जमा कराएं 4-5 लाख रुपया, फिर महाना उनको कमा के ला के दिया करें 1 लाख 2 लाख रुपया। तो जर्नलिज्म का ही तो चल रहा था मेथड। गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती, इसके अंदर क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो है वो पहले कुछ कर सकी है, अब तो वो खत्म हो गए अखबारात प्रिंट करने वाले ही। हमारे वाले साहब के ज़माने से वो अखबार जो मुलाज़मीन थे, उनके वाजबात की कहानी चल रही थी कि वो वाजबात देने थे, हुकूमत ने नहीं देने थे। अखबारों के मालिकान ने देने थे, नहीं देने थे। नेशन अखबार का वो एक रिपोर्टर है, वो अभी तक रोज़ मेरा ख्याल है पता नहीं बेचारे का शायद मीज़ा निज़ामी के साथ मसला सॉल्व हो गया होगा। वरना वो आज भी हफ्ता पहले, महीना पहले तक ट्वीटें करता होता था कि मेरे इतने साल के वाजबात फलाने चैनल ने देने हैं। यार मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ वेरी बिग चैनल इन पाकिस्तान, ठीक है? when things ended in 2018, they still owed me 3 months salary. अभी तक 2026 है, मुझे तो नहीं आज तक वो तनख्वाह भी मिली। तो चूंकि मैं बर्दाश्त कर, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता था इतना, मैंने गुजारा कर लिया तो कर लिया। तो लोग इस तरह करते हैं। ये अता तारक साहब जो है ये 1-2 के बंद कर देंगे, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स का जो सिस्टम है वो अब इस तरह का है कि वो एक फाइनेंशियली वायबल रह चुका हुआ है। मैं और आप अभी सोशल मीडिया के ऊपर बातें कर रहे हैं ना, पार्ट ऑफ द रीजन ये है कि ट्रेडिशनल मीडिया को नुकसान हुआ दुनिया भर में, और पाकिस्तान में तो था ही नहीं ना। पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल तरीकाकार था ही नहीं उनको स्टेबल रखने का। वो तो सिर्फ अपने अदर इनका ब्लू वर्ल्ड सिटी का ब्लैकमेलिंग थी, उसको उन्होंने सेफ रखने के लिए एक चैनल खरीद दिया कि ठीक है हम इसको रख सकते हैं। अभी वो एक इमरान मीर साहब है शायद, उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी पिछले दिनों के, उनको किसी बंदे ने बुलाया, उसने कहा मैं चैनल खोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप क्यों चैनल खोलना चाहते हैं? उन्होंने कहा यार मैं बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाता हूँ और ये मैं 2-1 चैनल के मालिक को तो समझो मैंने अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो मैं थक गया उन लोगों को पैसे खिला खिला के। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डायरेक्ट चैनल खोलूँ ताकि इन लोगों को पैसे ना खिलाना पड़े। तो चैनल इस तरह ही खुले थे और बहुत सारे खुले थे, अब दरमियान में मसला फंस गया, मैं और आप भी रगड़े गए। आई फील फॉर द कैमरामैन, आई फील फॉर द रिपोर्टर, आई फील फॉर द एडिटर, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको शायद आगे जाके नौकरियां नहीं मिलेंगी। एंकर शैंकर तो जो निकाले जाएंगे समाज से, उनको और भर्ती कर लेगा, 10-15 लाख का पैकेज मिल ही जाएगा उनको। हाँ वकास, मुझे ये बताएं कि ये अली ये जो इशू है ना, सो दिस इज अ एलीट इशू। मैं एक अखबार के लिए काम करता था, तो उन्होंने मेरी भी कुछ 2 महीने की शायद सैलरी थी। सो आई डिडंट रियली थिंक अबाउट इट, ना छोड़ो परे। वो कोई इस तरह का मामला हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि नहीं देनी, तो मैं कहता ताड़ी ऐसी थी तैसी मैं लाऊंगा ताड़े को। सो वो मैंने ले ली सैलरी, वो उसने पूरी इंडस्ट्री के पैसे देने हैं, किसी के नहीं दिए उसने, मैंने उसे ले ली। क्यों ले ली मैंने? बिकॉज ही एंड आई यूज्ड टू हैंग इन द सेम सर्कल्स सोशली, जहां पर कि उसने पूरा वो खानदान को लेकर आता है उसका मालिक, और उसको उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर लंदन का मेयर आया हुआ है तो वहां पर अगर मैं हूं और उसके पूरा खानदान आया हुआ है तो ही हैज टू शो फेस। तो अगर वो मुझे वो पैसे नहीं देता तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी कि कल मैं 4 बंदों में खड़ा होकर कह देता था कि यार तू तो बगैरत आदमी, तूने मेरे पैसे नहीं दिए। सो ये एलीट सिस्टम है हमारे यहाँ। दे डोंट रियली केयर कि कैमरामैन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है। दे डोंट रियली केयर अबाउट दैट। और बाकी ये जो चैनल्स हैं, देखो ऐसा नहीं है ये पैसा नहीं कमाते, ये जो सारे अरबों रुपया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जाते हैं एड्स के और अखबारों को, ये जाते ही लोगों को हैं। ये लोग इसके अलावा अब एक चैनल है, वो क्या करते हैं, जब आप चैनल लेते हो ना तो आपकी जो मशीनरी आपने मंगवानी होती है ना बाहर से, जो चैनल के लिए यूज होनी है, उस पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ती। ये अपनी फैक्ट्रियों का मशीनरी उस चक्कर में मंगवा लेते हैं कि ये तो उसके इस्तेमाल के लिए है, चैनल के इस्तेमाल के लिए है। सो ये लोग इतना पैसा बचाते हैं, बनाते हैं, और सारा वो पावर का गेम है। सो दे मेक मनी। आपका इलीगल बिजनेस होना ही नहीं चाहिए कि जिसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको अखबार निकालना पड़े। किसी जमाने में अखबार निकालना पड़ता था, आजकल टीवी चैनल बनाना पड़ता है, मुस्तकबिल में यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। तो आप ये बिजनेस करने की बजाय आप कोई और बिजनेस कर लें। तो बुरे मतलब असल तो मसला ये है कि जो रियासत है वो घर पहुंचे जहां पर असल मसला है, जड़ को पकड़े। किसी के पास है चैनल या नहीं है, किसी के पास है अखबार या नहीं है, अगर जमीनों पर कब्जे हैं तो पकड़ो, और पकड़ के उसको फाइन भी करो, लोगों की जमीनें भी वापस दिलवाओ, जमीनें भी वापस। भाई एमपीए हैं, हाँ एमपीए हैं,
ठीक है, और कैसे बने होंगे, पिंडी इस्लामाबाद से नून लीग के कैसे एमपीए बने हुए हैं, छोड़े इस बात को भी, आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। बेसिकली इट्स अ डिसफंक्शनल स्टेट, इट्स अ डिसफंक्शनल गवर्नमेंट, इट्स अ डिसफंक्शनल पार्लियामेंट। अभी हसन ने कहा कि जी कौन खड़ा होकर आवाज दे, मैं कहता हूँ उन्हें कप्तान चप्पल से फुर्सत नहीं है, उनको जो है वो अदालतों से फुर्सत नहीं है कि किसी तरीके से 26वीं कर दे, 27वीं कर दे, अब 28वीं कर दे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिस इज कि आप इस बात पे सियासत करो, शोर डालो, एहतजाज करो, अवाम आपके साथ निकलेगी। नहीं निकलते, ना अवाम ने इधर निकलना है, ना अवाम ने उधर निकलना है, कोई अवाम नहीं निकलने वाले, उनको लोगों को समझ में नहीं है। जिसका जहां दिल करेगा, जहां दाल लगेगा वो लगा लेगा। इस वक्त इनका लगा हुआ है, थोड़े दिनों बाद उनका लग जाएगा, पहले उनका लगा हुआ था। उन्हें भी पता है भाई दाल लगने का वेट करो, और एक कह रहा है दाल लग रहा है लाई जाओ। और ये मैं परवेज मुशर्रफ के जमाने से बात कर रहा हूँ, एक मिनिस्टर थे बड़े सीनियर, पिंडी से ही ताल्लुक था उनका भी, पिंडी डिवीजन से। तो उनसे मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा जी ये फलाना धमाका है, ये भी आवाम के साथ इस तरह हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। और उन्होंने पता है उनका क्या एक्शन था, उन्होंने पी हुई थी और उन्होंने कहा ठीक है। तो ये पाकिस्तान अगर दा नहीं लगना तो लिए हमारा ही नहीं लगना, बाकी सबको ही लगा हुआ है। यार अल्लाह करे हमारा भी लगे। नाज़रीन, इसी पॉजिटिव नोट पर हरकतें नहीं है दाल, इसी पॉजिटिव नोट पर जो है वो हम खत्म करते हैं अपने प्रोग्राम को। अली वारसी को, वकास इब्राना को, हसन इफ्तिखार को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।